नमस्कार मित्रों, यहाँ पर आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण मिश्रा। हम बात करेंगे भारत और नेपाल संबंधों में। हम वो हर फैक्ट कवर करेंगे जो आपको पीछे में आ सकता है, और साथ में हम कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे जिसे प्रश्न बन सकते हैं मुख्य परीक्षा में। शुरुआत करते हैं भारत नेपाल संबंध। आप देख रहे हैं ये काला पानी आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, ये ट्राइलेशन पर स्थित है। इसकी एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भारत है, एक तरफ चीन। ये इसकी सामरिक महत्व को ही स्थापित करता है। तो आपको जैसा कि नेपाल की स्थिति आपको पता ही है कि नेपाल कहाँ है। आप देखेंगे नेपाल से बहुत सी नदियाँ भारत में आ रही हैं। तो वर्तमान में काली नदी के उद्गम क्षेत्र को लेकर ही सारा विवाद खड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। भारत में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती थी पहले, वो सिक्किम में नाथुला दर्रा से होती थी और फिर तिब्बत से होते हुए कैलाश मानसरोवर जाते थे। ये क्या था, इसमें समय बहुत लगता था और ये महंगी भी पड़ती थी देखी जाए तो, क्योंकि लंबा रास्ता था और बहुत मुश्किल थी। तो भारत सरकार ने वर्तमान में क्या किया, एक नया रास्ता बनाया। जो रास्ता क्या है, लिपुलेख जो उत्तराखंड में स्थित है वहाँ से होकर जाता है। इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार ने काला पानी से लेके लिपुलेख तक 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। फिर इस जो लिपुलेख दर्रा यहाँ से हमने सीधा कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू कर दी। अब वर्तमान में विवाद इसी क्षेत्र को लेके है, इसी चीज़ को लेके है। वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो काली नदी है इसके 3 उद्गम क्षेत्र दिख रहे होंगे आपको। एक लिपुलेख है, एक काला पानी है और एक लिम्पियादुरा है। जो आपकी सुगौली की संधि हुई थी उसमें कहा गया था कि नेपाल की पश्चिमी सीमा क्या होगी, ये महाकाली नदी होगी। ठीक। अब भारत कहता है इसका उद्गम होता है लिपुलेख से, जबकि नेपाल कहता है इसका उद्गम होता है लिम्पियादुरा से। तो इसी के संदर्भ में नेपाल ने एक नया अपना राजनीतिक मानचित्र जारी किया और लिम्पियादुरा, काला पानी, लिपुलेख को अपना वो क्षेत्र बता दिया। तो इसी को लेकर सारा विवाद शुरू हुआ है। आइए देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का कारण क्या है। पहला देखें तो भारत ने लिपुलेख दर्रे तक एक सड़क का निर्माण किया था। उसके बाद से नेपाल ने इसका विरोध किया था। हमने पीछे देखा कि वो सारा मामला क्या है, काली नदी के उद्गम क्षेत्र का है और सुगौली की संधि का है। इसके बाद नेपाल ने एक राजनीतिक मानचित्र भी जारी कर दिया। उसमें क्या कहा, उसने दावा किया कि सुगौली की संधि के आधार पर उत्तराखंड से आने वाले तीनों इलाके उसके हैं जिन पर भारत का कब्जा है। अब वो 3 इलाके कौन से हैं हम देख लेते हैं। जो उत्तराखंड के काला पानी में है, ये भी उत्तराखंड में, लिम्पियादुरा और लिपुलेख भी उत्तराखंड में। तीनों क्षेत्र हैं उत्तराखंड में आपके पड़ते हैं। ये जरूर याद रखना, आपके पीटी में पूछा सकता है। उत्तराखंड यानी यूके। आप आगे देखें तो दोनों देशों के बीच जो विवाद के कारण है, ठीक है, वो देखते हैं। उससे पहले मैप में देखेंगे, ये यहाँ पर लिम्पियादुरा पड़ता है, ये काला पानी पड़ता है और यहाँ पड़ता है आपका लिपुलेख। ठीक। तो भारत पर दबाव बनाने की चीनी रणनीति का हिस्सा है। वास्तव में मैंने चीनी रणनीति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीन है वो भारत के सभी पड़ोसी देशों को ऋण जाल में फंसा रहा है और इसके माध्यम से वो भारत के ऋण का उपयोग कर रहा है, क्योंकि ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो चीन के ऋण का भुगतान नहीं कर सकते, इनकी इतनी क्षमता नहीं है। दूसरा क्या है, बिग ब्रदर सिंड्रोम। बिग ब्रदर सिंड्रोम क्या है कि जो भारत है वो अपने पड़ोसी देशों से भू क्षेत्र के संदर्भ में, जनसंख्या के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, सैन्य शक्ति के संदर्भ में या अन्य सभी क्षेत्रों में कहीं बड़ा है। तो इसको भय के रूप में किसी पड़ोसी देश में लिया, जबकि भारत कहता है कि इसे भय नहीं अवसर के रूप में लिया जाए। आगे देखें तो ये चीन और नेपाल की महत्वाकांक्षा का हिस्सा भी होता है, जिसके संदर्भ में भारत तथा चीन दोनों पर दबाव बनाया कि अधिक आर्थिक सहायता या अन्य सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो। मधेशी विवाद, जो मधेशी हैं वो तराई क्षेत्र में रहते हैं नेपाल के, और भारत के तराई क्षेत्र और बिहार के यहाँ क्या है कि रोटी और बेटी का संबंध है। ऐसे में क्या देखते हैं कि मधेशी आंदोलन 2015 में हुआ था, तो भारतीय नागरिकों कहीं न कहीं इनके प्रति सकारात्मक रूप से इसका नेपाल सदा ही विरोध करता रहा है। और अगली बात यह है कि 2015 में नेपाल का जो संविधान बना था, तो नेपाल ने उम्मीद की थी भारत स्वागत करेगा इसका, परंतु भारत ने इसमें कई सारी कमियां बताई थी और संशोधन 13 को लेकर मुद्दा भी उठाया था। आगे देखेंगे तो चीन जो है उसने अपना रोड एंड बेल्ट परियोजना बहुत फैलाई है, इसमें नेपाल में भी भागीदार है, जबकि भारत चीन की इस परियोजना का विरोध करता, और ऐसे में दोनों के संबंधों में खटास आना निश्चितता स्वाभाविक था। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है वो भारतीय फिल्मों में नेपाली महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ और नेपाल का विरोध, तो ये भी देखा गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे देखेंगे कि काला पानी क्षेत्र जो आपका है नेपाल और भारत की सीमा के मिलन बिंदु पर 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। भारत से उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दर्शाता है। देखिए, काला पानी का हम देख ही लिया कहाँ पे है, कोई इतनी नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ है, वही मैप है ये।
अगर देखिए तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले अगर भारत के कुछ राज्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सारे क्या है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आपकी पर प्रॉब्लम से पूछने की संभावना अत्यधिक है। अब और एक बात देखी जाए तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन से, ये पूछा जा सकता है आपके। यहाँ सारे जिले जो हैं आपके सीमा साझा करते हैं, जिसमें क्या आता है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो महत्वपूर्ण है, याद रखना चाहिए। आगे देखिए सुगौली की संधि 1816। देखिए सुगौली की संधि जो 1816 ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में हुई थी। हुआ क्या था 1814 से 16 तक दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कि नेपालियों की हार हुई थी। हालांकि उनकी गोरखा जो फौजी थे बहुत ही बहादुर से लड़े थे, परंतु हार गए। फिर इस संदर्भ में 2 दिसंबर 1815 को इस पर हस्ताक्षर हो गए। हालांकि संधि कब लागू हुई थी 1816 में लागू हुई थी, इसलिए इसको बोला जाता है 1816 की संधि। तो इसमें जो नेपाल की साइन किया था वो राजा गुरु गजराज मिश्र ने किया था, कंपनी की ओर से किया था, लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ ने हस्ताक्षर किया था। उल्लेखनीय है कि सुगौली की संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया था। हालांकि इससे पहले जो सतलुज नदी थी वो होती थी नेपाल की पश्चिमी सीमा। आगे देखें तो नोट में नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली की संधि के तहत काली महाकाली नदी की पूर्व के सभी क्षेत्र में लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपु लेक शामिल है, नेपाल का अभिन्न है। अब इस संधि कुछ अन्य प्रावधानों देखा जाए तो इस संधि के अनुसार नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल कर दिया गया था। काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति और ब्रिटेन की सैन्य सेवाओं में गोरखाओं को भर्ती करने की अनुमति दी गई। संधि में यह भी कहा गया कि नेपाल अब अपनी किसी भी सेवा में किसी अमेरिकी या यूरोपीय कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर सकता। तो इस संधि के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। आगे देखें तो नेपाल और भारत के बीच में शांति और मित्रता की संधि हुई थी 1950 में, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कब हुई थी। तो ये संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही और रक्षा एवं विदेशी मामलों में के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की अनुमति देती है। साथ ही ये संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा भी देती है। आगे देखें तो जो लिपुलेख पास है, लिपुलेख पास हमने देख लिया क्या है कि लिपुलेख दर्रा या लिपुलेख ला हिमालय में स्थित है। ये पहाड़ी दर्रा है जो उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसको। और पिथौरागढ़ में स्थित दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 5334 मीटर है। आगे देखेंगे ये कि काली नदी या शारदा नदी, ये भी महत्वपूर्ण है, वर्तमान खबरों में है तो देख लिया जाए। देखिए जो काली नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है लिपुलेख से और उत्तर प्रदेश में बहती है। काली नदी से महाकाली या काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है ये। और इस नदी का उद्गम स्थान जो बृहत्तर हिमालय है अपना 3600 मीटर की ऊंचाई पर काला पानी स्थित है, वहीं से है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जो पड़ता है। अब इसकी लंबाई कुल 350 किलोमीटर की है। विसर्जन स्थल गंगा सैग नदी जो सरयू है और उद्गम काला पानी स्थान उत्तराखंड में है, ऊंचाई 3600 मीटर है। परियोजनाएं देखी जाए तो शारदा नदी तो क्या शारदा बैराज जो सिंचाई परियोजना है, टनकपुर बैराज पनबिजली परियोजना है और पंचेश्वर परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना है और चमेलिया पनबिजली परियोजना काठमांडू नेपाल में है। इस पर एक पुल है, इस पर एल्गिन ब्रिज भी इसके ऊपर ही स्थित है। आगे देखें तो ये आपका मैप आपने देखा था जो भी। हाँ, अगर दोनों देशों की बात की जाए तो दोनों देशों में ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। भारत जो नेपाल की हर तरह से मदद करता है स्वतंत्रता के पश्चात से ही। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी रहा है और सांस्कृतिक संबंध हमारे बहुत ही गहरे नहीं हैं। चाहे वो बौद्ध धर्म हिंदू की बात की जाए तो इसी बुद्ध भगवान की बात करें जिसका जन्म बोधगया जो लुम्बिनी नेपाल में होता है, जबकि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में होता है और कुशीनगर में इनको महानिर्वाण प्राप्ति होती है। जबकि रामायण संस्कृति में हमने जनकपुर को शामिल किया जो नेपाल में पड़ता है। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में हमारे आजीविका के साथ साथ विवाह और पारिवारिक संबंध भी रहे। आर्थिक में देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार है, क्योंकि भारत ने पारगमन के लिए इसको कोलकाता बंदरगाह प्रदान पर सुविधा प्रदान कर रखी है। अवसंरचना क्षेत्र में भारत ने स्वास्थ्य, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण और सामुदायिक विकास के मुद्दे शामिल हैं, बहुत भारी निवेश कर रखा है। यही नहीं, रक्षा क्षेत्र में भारत जहाँ नेपाल के सैनिकों को उपकरण प्रश्न प्रदान करता है, वहीं गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के पहाड़ी इलाकों के युवाओं को भी भर्ती की जाती है। यही नहीं, भारत और नेपाल के मध्य में मोतीहार से लेकर नेपाल के अमलेखगंज के बीच में एक ऑयल पाइपलाइन का भी बिछाई गई है।
और बिहार के रक्सौल से काठमांडू में सामने की लाइन का भी निर्माण किया गया। तो इस पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही देशों के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कोई ऐसी विवाद नहीं था। हालांकि इसमें चीन का भी बहुत बड़ा रोल है जो वर्तमान विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि चीन में भी साम्यवादी सरकार है और नेपाल में भी साम्यवादी सरकार है, जबकि जो इसकी केपी ओली प्रधानमंत्री हैं कहीं ना कहीं वो उनका झुकाव चीन की तरफ अत्यधिक है। नमस्कार, यदि वीडियो अच्छी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।